हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक नागपाल एंड यू आर वाचिंग योर ओन यूट्यूब चैनल इंस्पायर फॉर यू गाइस। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन के एमसीक्यूज और असर्शन रीजन। तो चलिए वन बाय वन करते हैं सबको स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूजफुल इन रिलेटिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विद इट्स वेपर प्रेशर। यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के केस में इनमें से कौन सी यूनिट हम यूज करेंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के केस में जो हम यूनिट यूज करेंगे वो होगी हमारे पास अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। हम लोगों ने राउल्ट्स लॉ पढ़ा है और राउल्ट्स लॉ कहता है कि द प्रेशर ऑफ द गैस, द प्रेशर ऑफ द गैस, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द गैस या द प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन। यानी जो प्रेशर ऑफ द गैस होती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द गैस होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड फेज के। तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन लिक्विड फेज के होती है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जिस यूनिट से कोरिलेट करेगा वो यूनिट हमारी क्या होगी वेपर प्रेशर के केस में? मोल फ्रैक्शन। क्योंकि राउल्ट्स लॉ ने बताया था कि वेपर प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस के। सेकंड पे आते हैं, वो कह रहा है ऑन डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर एट रूम टेम्परेचर सॉल्यूशन फील्स कूल टू टच अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिसोल्यूशन ऑफ शुगर विल बी मोस्ट रैपिड। यानी वो ये कह रहे हैं कि अगर पानी में चीनी को डिसॉल्व कराया जाए तो पानी में शुगर को डिसॉल्व कराने के लिए कराया जाए तो बताइए किस कंडीशन में शुगर बहुत जल्दी डिसॉल्व होगा। देखिए हमें पता है डिसोल्यूशन के केस में अगर हम किसी सॉलिड पार्टिकल को डालें और उस सॉलिड की जगह अगर हम उसे पाउडर्ड फॉर्म में डालें तो नो डाउट पाउडर्ड फॉर्म वाला सब्सटेंस जल्दी डिसॉल्व होगा। ठीक है, तो सॉलिड के कंपैरिजन में वही उसी चीज का अगर हम पाउडर बना के डालेंगे तो वो जल्दी डिसॉल्व होगा, पहली बात। और जैसे जैसे हम टेम्परेचर यहाँ इंक्रीज करते रहेंगे वैसे वैसे डिसोल्यूशन भी बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब अगर हमारे पास वो सॉलिड पाउडर्ड फॉर्म में हो और हम टेम्परेचर रेगुलरली बढ़ाते जाएं तो डिसोल्यूशन भी बढ़ जाएगा। और इस केस में भी कुछ इसी तरीके का फिनोमिना होना चाहिए। तो शुगर क्रिस्टल इन कोल्ड वाटर, ठंडे पानी में शुगर क्रिस्टल जल्दी से डिसॉल्व नहीं होंगे। शुगर क्रिस्टल इन हॉट वाटर, नो डाउट हॉट वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे, हो सकता है एक ऑप्शन हो। पाउडर्ड शुगर इन कोल्ड वाटर, तो कोल्ड वाटर में तो पाउडर्ड शुगर डाल लो तब भी डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। पाउडर्ड शुगर इन हॉट वाटर, अगर आप शुगर के पार्टिकल्स को पाउडर्ड फॉर्म में ले आते हो और गर्म पानी में डालते हो तो डिसोल्यूशन सबसे जल्दी होगा। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? डी हमारा राइट ऑप्शन होगा इस के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा है एट इक्विलिब्रियम, मैं पहले आपको इक्विलिब्रियम बता दूं क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? वो कंडीशन जहां पर दो रिएक्शन का रेट यानी रेट ऑफ R1 रेट ऑफ R2 यानी दो रिएक्शन है जिनमें रिएक्शन का रेट एक दूसरे के बराबर हो जाता है। जहां पर दो रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है उसको उस कंडीशन पर क्या हो जाता है? इक्विलिब्रियम। दो रिएक्शन के रेट बराबर हो जाते हैं उसको इक्विलिब्रियम बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए सॉलिड सॉल्यूट इन ए वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट इज, अगर कोई वोलेटाइल सॉल्वेंट है, वोलेटाइल सॉल्वेंट आप समझते हो कि जो वेपराइज इजीली हो जाता है, उस वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर अगर हम एक कोई सॉलिड सॉल्यूट डाल रहे हैं और सॉल्यूट डालने पर इस सॉलिड सॉल्यूट और इस वोलेटाइल लिक्विड पर क्या हो गया है? इस वोलेटाइल लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया है। तो बताइए क्या होगा? तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि इक्विलिब्रियम में दोनों रिएक्शन के रेट बराबर हो जाते हैं। तो हम कहेंगे लेस देन द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ग्रेटर देन द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इक्वल द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या जीरो। तो देखिए यहां पर क्या होगा? रेट ऑफ डिसोल्यूशन, जब रेट ऑफ डिसोल्यूशन बराबर हो जाएगा किसके? रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, तो तब यहां पर इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। ये मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं, इक्विलिब्रियम तब आता है जब दो रिएक्शंस के रेट बराबर हो जाते हैं। तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन यहां पर रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बराबर हो गया होगा, तभी यहां पर क्या आ गया है? इक्विलिब्रियम आ गया। तो कह रहा है इक्विलिब्रियम पर क्या हुआ होगा? नो डाउट इक्वल द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो गया होगा। ये रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रेट ऑफ डिसोल्यूशन के बराबर हो गया होगा इस केस के अंदर, क्योंकि उन्होंने कहा है इक्विलिब्रियम पर क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। A beaker contains a solution of substance A. Precipitation of substance A takes place when a small amount of A is added to the solution. The solution is, वो कह रहे हैं कि एक बीकर था, इस बीकर में कोई सॉल्यूशन था, सब्सटेंस था, और इसके अंदर जब A को डाला गया तो एक सॉल्यूशन ऑलरेडी था और A को डाला गया तो A को डालने पर वो नीचे प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो गया। तो बताइए
अगर प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो गया तो क्या हो रहा होगा, तो जिन कंडीशंस में प्रेसिपिटेट बनना, यानी हम सॉल्यूट डालें किसी सॉल्यूशन के अंदर, एक्स्ट्रा सॉल्यूट डालें और वो नीचे बैठना शुरू हो जाए, यानी वो प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाए, तो ऐसे सॉल्यूशन को सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट करते हैं आगे, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ गिवन लिक्विड सॉल्वेंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन। तो देखो वो क्या कह रहा है, यानी हम वो कर क्या रहे हैं। तो सबसे पहले यहां पर सॉल्युबिलिटी की बात चल रही है। सॉलिड सॉल्यूट को किस केस में, सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड के केस में सॉल्युबिलिटी का केस है, जिसमें सॉलिड सॉल्यूट किस में डाला जा रहा है, किसी लिक्विड में डाला जा रहा है। तो कह रहा है कि अगर किसी सॉलिड सॉल्यूट को किसी लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं, तो बताइए इसकी जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट है वो कितना डिसॉल्व होगा, किस कंडीशन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, हमने पढ़ा है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नो डाउट सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। नेचर ऑफ सॉल्यूट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट अच्छे होंगे, यानी सिमिलर होंगे, लाइक डिसॉल्व लाइक की कंडीशन को फॉलो करते होंगे, तो भी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन सॉलिड इन लिक्विड के केस में प्रेशर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। तो वो यही पूछ रहे हैं कि कौन सा फैक्टर होगा जो कुछ भी इफेक्ट नहीं डालेगा, तो वो फैक्टर होगा हमारा सी, प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, तो वो है लो कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड ऑक्सीजन इन द ब्लड, यानी ब्लड के अंदर अगर ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाए, एंड टिश्यू ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड इज ड्यू टू, यानी जब हम हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं, ऊंचाई पर जाता है कोई व्यक्ति, तो उसके ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाता है। उसके ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट कम क्यों होता है, तो गाइस जब हम हाइट पर जाते हैं तो हाइट पर जाने पर प्रेशर कम होता चला जाता है, और प्रेशर कम होने से ऑक्सीजन का अमाउंट में हमारे ब्लड में कम होने लगता है, और उस समय हमें चक्कर आने लगते हैं, हमारे अंदर इनएबिलिटी टू थिंक हो जाता है, कंडीशन बन जाती है जिसको हम एनोक्सिया भी बोलते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी हाइट पर जाने पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाता है, जिससे हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाता है और हमें एनोक्सिया हो जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आगे बढ़ते हैं, आपसे कहता है कंसीडरिंग द फॉर्मेशन ब्रेकिंग ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्डिंग, प्रेडिक्ट विच इज द फॉलोइंग मिक्सचर विल शो अ पॉजिटिव डेविएशन। तो गाइज आप लोगों को पता है कि राउल्ट्स लॉ के हिसाब से कोई सॉल्यूशन दो डेविएशन दिखाता है, एक पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा होता है नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन तब होता है जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर जो होता है वो क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। पॉजिटिव डेविएशन तब होता है जब दोनों के नेचर में डिसिमिलैरिटी ज्यादा होती है, ज्यादा अच्छा नेचर नहीं होता है। तो अब यहां पर वो कह रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बताइए पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करेगा। तो आपको मैं बता दूं कि अगर हम मीथेनॉल की बात करें तो मीथेनॉल होता है CH3OH, मीथेनॉल होता है CH3OH, और आपका एसीटोन होता है CH3C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहां क्या होगा, इन दोनों का नेचर ऑलमोस्ट डिसिमिलर है, लेकिन फिर भी इनके बीच में क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पॉजिटिव डेविएशन को शो करने लगेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा जाएगा, इसका राइट ऑप्शन फर्स्ट वाला ही जाएगा, मीथेनॉल एंड एसीटोन। आगे बढ़ते हैं, आगे है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन। तो मैं पहले आपको थोड़ा सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बता देता हूं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट नॉट द नेचर ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो नेचर ऑफ सॉल्यूट का नेचर कैसा है इस बात पर डिपेंड नहीं करती है, वो इस बात पर डिपेंड करती है कि नेचर का अमाउंट सॉल्यूट का अमाउंट कितना है। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है, लेकिन नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करती है, उनको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोला जाता है। तो वो कह रहे हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करती है, तो भैया अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है, और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मींस नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करती है। हम ये कह सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है, या हम कहें नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, एक ही बात है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बोल लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स बोल लीजिए, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बोल लीजिए, एक ही बात है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर, सॉल्यूट पार्टिकल्स पर, नंबर ऑफ मोल्स पर, या हम कहें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती हैं। तो कौन सी ऑप्शन होगा, द नेचर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन, द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन, द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर नहीं, नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती हैं। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, बी, द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन। यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो
नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के कितना ज्यादा अमाउंट है इस बात पर डिपेंड करती है, कितना कम अमाउंट है इस बात पर डिपेंड करती है, उनको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग aqueous solution should have the highest boiling point। गाइस हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो जो लिक्विड के अंदर जाकर जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस करेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि अभी अभी हमने देखा है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती हैं या नंबर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है। अब ये NaOH है, एक इलेक्ट्रोलाइट है, जब ये पानी के अंदर जाएगा तो Na+ और OH- कितने मोल देगा, 2 मोल। Na2SO4 जब ब्रेक होगा तो ये कितने मोल देगा, ये मोल प्रोड्यूस करेगा 3 मोल। 2 मोल सोडियम आयन, 1 मोल सल्फेट आयन। जब ये ब्रेक होगा तो ये कितने मोल प्रोड्यूस करेगा, तो ये 1 मोल प्रोड्यूस करेगा। 1 मोल यानी 1 मोल से इसके 2 मोल प्रोड्यूस होंगे। और KNO3 जब ब्रेक होगा तो ये भी 2 मोल ही प्रोड्यूस करेगा, 1 मोल पोटेशियम आयन, 1 मोल नाइट्रेट आयन। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सॉल्यूट कौन डिसॉल्व, यानी देखो जब ये पानी में जाएंगे, आप पहले इस बात को समझिए, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जब लिक्विड में जाता है तो लिक्विड में जाने पर वो आयंस में ब्रेक होता है। अभी ये कितना मोल काउंट होगा, ये 1 मोल काउंट होगा, लेकिन जब ये पानी में चला जाएगा तो ये एक कैटायन और एक एनायन बनाएगा, यानी कितने मोल प्रोड्यूस कर देगा लिक्विड के अंदर, 2 मोल। ये कितने मोल प्रोड्यूस कर रहा है, 3 मोल। ये कितने कर रहा है, 2 मोल। ये कितने कर रहा है, 2 मोल। तो सब 2 मोल कर रहे हैं, 3 मोल कौन कर रहा है। और सीधी सी बात है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि जिसका सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा लिक्विड के अंदर उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेस्ट, उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा। तो यहाँ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, जो ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स या हम कहें कि ज्यादा नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस करेगा लिक्विड के अंदर। और सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आयंस कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये 3 आयन, यानी 3 मोल आयंस प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसका ऑप्शन होगा 1.0 MNA2SO4। आगे बढ़ते हैं, द यूनिट ऑफ इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट इज। बच्चों इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट को एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, एलिवेशन कांस्टेंट। अब एलिवेशन कांस्टेंट यानी ये कब आता है एलिवेशन कांस्टेंट, तो हमने पढ़ा है कि डेल TB है ना। एलिवेशन यानी बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी होता है, और इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम जो कांस्टेंट लाते हैं वो होता है KB, जिसको हम इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। अब इसकी यूनिट पूछी जा रही है, तो KB को अगर हम सेपरेट करें तो KB इज इक्वल टू हो जाएगा डेल TB/m, यानी डेल TB की यूनिट ये टेम्परेचर है तो टेम्परेचर को केल्विन में कहें और मोलैलिटी को मोलैलिटी ही रखें, तो एक यूनिट तो इसकी ये बन जाएगी केल्विन अपॉन मोलैलिटी। और अगर आप मोलैलिटी को भी आगे लिखना चाहते हो तो मोलैलिटी इज इक्वल टू होता है मोल्स ओवर वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। और वेट ऑफ सॉल्वेंट मींस केजी, मोल पर केजी किसकी यूनिट होती है, मोलैलिटी की। जब हम ये ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका केल्विन केजी, केल्विन केजी मोल इनवर्स। चाहे आप ये वाली यूनिट कंसीडर कर लो, चाहे ये वाली यूनिट कंसीडर कर लो, दोनों सेम है। आप मैच करते हैं, हमारी ये वाली यूनिट किससे मैच हो रही है, तो ये वाली यूनिट हमारी फर्स्ट ऑप्शन से ही मैच हो रही है। तो विलियोस्कोपिक कांस्टेंट की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, केल्विन केजी पर मोल या फिर केल्विन पर मोलैलिटी। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है इन कंपैरिजन टू 0.0 m सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, यानी हमारे पास ग्लूकोज का सॉल्यूशन है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी है, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इतनी कौन सा सेम कॉन्सेंट्रेशन वाला हमारे पास एक सॉल्यूशन है MgCl2। तो बताइए किसका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या फर्क पड़ेगा, यानी हमारे पास एक सॉल्यूशन है जो ग्लूकोज से मिलकर बना है और उसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी है, इतनी ही कॉन्सेंट्रेशन वाला एक सॉल्यूशन हमारे पास MgCl2 है। तो बताइए इसका फ्रीजिंग पॉइंट ग्लूकोज के फ्रीजिंग पॉइंट से कंपेयर करें तो कितना ज्यादा या कितना कम होगा या बराबर होगा। देखिए कॉन्सेंट्रेशन बराबर है नो डाउट, लेकिन ग्लूकोज जो है एक क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जो आयंस प्रोड्यूस नहीं करता है, जो पानी में घुल तो जाता है लेकिन आयंस प्रोड्यूस नहीं करता है। तो ये 1 मोल अमाउंट 1 मोल ही रहेगा, जब ये पानी में भी जाएगा तो भी 1 मोल ही रहेगा, है ना, क्योंकि ये ब्रेक नहीं होता है, आयंस में ब्रेक नहीं होता है। लेकिन अभी मैंने ब्रेकिंग वाला कंसेप्ट बताया था कि अभी तो ये 1 मोल MgCl2 है, लेकिन ये जैसे ही सॉल्यूशन बनाएगा, सॉल्यूशन के अंदर जाएगा, ये Mg2+ और 2Cl- यानी 1 मोल से कितने मोल आयन प्रोड्यूस हो जाएंगे, 1 मोल कैटायन और 2 मोल एनायन, यानी 1 मोल के बन गए अंदर जाके 3 मोल। तो सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ गया तो नो डाउट फ्रीजिंग प्रॉपर्टी भी बढ़ जाएगी, फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। कितने टाइम्स बढ़ेगा, इसका 1 मोल डिसॉल्व है, इसका 3 मोल डिसॉल्व है, कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो कितना बढ़ेगा, 3 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 मोल जा रहा है और यहाँ 3 मोल जा रहे हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा अबाउट 3 टाइम्स।
अबाउट 3 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, आपसे कहता है एन अनराइप मैंगो प्लेस्ड इन अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन टू प्रिपेयर पिकल्स शिवर्स बिकॉज, यानी कच्चे आम को अगर आप नमक के सॉल्यूशन में डाल देते हो तो आप देखते हो, अचार बनाने के लिए जब डाल देते हो तो आप देखते हो कि कच्चा आम कुछ दिनों के लिए, कुछ दिन बाद सूख जाता है, सिकुड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? सूखना या सिकुड़ना ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों सूखना या सिकुड़ना का मतलब है कि कच्चे आम में जो पानी था वो बाहर आ गया है। और वो कहाँ आ गया है? बाहर। बाहर कहाँ से आ गया? आम जो लिक्विड था, जो सॉल्वेंट था, वो आम को छोड़कर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर आ गया है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। जब सॉल्वेंट के पार्टिकल्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करने लगे तो उसे बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इट लूजेस वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस, यानी इसका डी ऑप्शन होगा कि अनराइप मैंगो जो है वो पानी लूज कर देगा। और किस वजह से लूज करेगा? वो ऑस्मोसिस की वजह से। तो ये है इसका राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो वो कहता है क्वेश्चन नंबर 13 में, एट अ गिवन टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस। अगर एक फिक्स टेम्परेचर पर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के केस में अगर हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हो तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसके बराबर होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर की कंडीशन क्या होगी? अगर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है और टेम्परेचर हमने कांस्टेंट किया हुआ है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो हमेशा ग्रेटर देन होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन से। कैसा होगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन से। अब यही क्वेश्चन रिवर्स में भी पूछा जा सकता था कि एट ए गिवन टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस क्या होगा? तो वो उस केस में ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन से। तो यहां ऑप्शन जाएगा फर्स्ट, इज हायर देन दैट ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर डाइल्यूट सॉल्यूशन के प्रेशर से ज्यादा होता है। कब? जब सॉल्यूशन हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड होता है और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट आते हैं वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट केएच। आपको पता है हेनरीज लॉ क्या होता है? तो हेनरी कहता है कि द प्रेशर ऑफ द गैस, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन लिक्विड फेज। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम क्या लाते हैं? कांस्टेंट, दैट इज हेनरी कांस्टेंट। तो वो कह रहा है कि हेनरी कांस्टेंट की जो वैल्यू है, यानी ये जो केएच है, ये जो केएच है, ये क्या होगा? तो द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, रिमेन्स कांस्टेंट, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। यानी KH की वैल्यू टेम्परेचर पर कैसे इफेक्टिव है? यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बढ़ेगी, बढ़ाएंगे तो घटेगी, या फिर कांस्टेंट रहेगी, या पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। तो आप समझिए बात को कि देखिए अगर मुझे KH फाइंड करना है तो यहां हो जाएगा प्रेशर ऑफ द गैस अपॉन सॉल्युबिलिटी, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। अब हमने पढ़ा है सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर में, सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। तो इसका मतलब क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब? अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, और टेम्परेचर घटाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। अब इन दोनों में भी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब क्या है कि अगर यहां देखो ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो मैं इस कंडीशन को ऐसे भी तो कह सकता हूं, KH इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द गैस अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस की जगह मैं 1 अपॉन टेम्परेचर लिख सकता हूं, क्योंकि हमें पता है कि मोल जो कांस्टेंट सॉल्युबिलिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। जब ये जाएगा तो ये कहाँ हो जाएगा? यहाँ चला जाएगा, यानी ये KH और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। और KH और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो KH की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका ऑप्शन कौन सा होगा? फर्स्ट, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। होप सो आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट KH यानी दोबारा हेनरीज कांस्टेंट पर ही है कि KH की जो वैल्यू है वो क्या होगी? ग्रेटर फॉर गैसेज विद हायर सॉल्युबिलिटी, ग्रेटर फॉर गैसेज विद लोअर सॉल्युबिलिटी, कांस्टेंट फॉर गैसेज नॉट रिलेटेड टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो हमें पता है, अभी हमने देखा कि प्रेशर ऑफ द गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, और मोल फ्रैक्शन का मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम कांस्टेंट लाते हैं, तो दैट इज KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। KH को सेपरेट करूंगा तो KH और प्रेशर ऑफ द गैस अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस हो जाएगी। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं? KH और सॉल्युबिलिटी में क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन, यानी अगर सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी तो KH की वैल्यू कम होगी, सॉल्युबिलिटी कम होगी तो KH की वैल्यू ज्यादा होगी। अब आंसर की ओर चलते हैं। ग्रेटर फॉर गैसेज विद हायर सॉल्युबिलिटी, ग्रेटर फॉर गैसेज विद लोअर सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी कम होगी तो KH की वैल्यू ज्यादा होगी। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? ग्रेटर फॉर गैसेज विद लोअर सॉल्युबिलिटी, यानी सॉल्युबिलिटी कम है तो KH की वैल्यू ज्यादा है। तो बी ऑप्शन इसका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ मोलैलिटी ओवर मोलैरिटी एज द यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि क्या फायदा है मोलैलिटी का एज कंपेयर टू मोलैरिटी। तो आपको बता दूं कि मोलैलिटी एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, जबकि मोलैरिटी एक टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। मींस टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से मोलैरिटी यानी मोलैरिटी वाली कॉन्सेंट्रेशन पर फर्क पड़ता है, लेकिन टेम्परेचर में चेंज होने से मोलैलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए मोलैलिटी क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बिकॉज मोलैलिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन प्रेशर, बिकॉज मोलैलिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो यही ऑप्शन सही रहेगा, बिकॉज मोलैलिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। इसलिए मोलैलिटी को ज्यादा प्रेफर किया जाता है किसके कंपैरिजन में, मोलैरिटी के कंपैरिजन में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम है। आपसे कहता है 4 लीटर ऑफ 0.2 m सॉल्यूशन, यानी एक सॉल्यूशन है जिसकी कॉन्सेंट्रेट यानी जिसका वॉल्यूम जो है वो कितना है, 4 लीटर है, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन यानी मोलैरिटी है आपकी 0.02 m। आपसे कहा जाता है NaCl was diluted by adding 1 लीटर ऑफ वाटर, यानी इसके अंदर 1 लीटर पानी और डाल दिया गया, 1 लीटर वाटर और ऐड कर दिया गया। जब इसमें 1 लीटर वाटर और ऐड कर दोगे तो अब टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा। अब वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम 5 लीटर था, अब वॉल्यूम हो जाएगा 4 लीटर था, अब वॉल्यूम हो जाएगा 5 लीटर। यानी अगर ये पहले वाला वॉल्यूम V1 है जो कि 4 लीटर दिया था, 1 लीटर पानी डालने पर ये वॉल्यूम V2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 लीटर। तो कह रहा है बताइए जब 1 लीटर इसमें पानी डाल देंगे तो नई मोलैरिटी क्या होगी। पहली मोलैरिटी, फर्स्ट मोलैरिटी अगर M1 है तो सेकंड मोलैरिटी M2 क्या होगी। तो आपको पता है, मैंने आपको बताया हुआ है, मेरी वीडियोस में भी पढ़ा है कि जो जब डाइल्यूशन का केस होता है तो हम मोलैरिटी को फाइंड करने के लिए एक फार्मूला लगाते हैं, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। M1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, M1 की वैल्यू है 0.02, V1 फर्स्ट वॉल्यूम हमारे पास 4 है, M2 हमें फाइंड करना है, सेकंड वॉल्यूम हमारे पास 5 है। M2 को सेपरेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, M2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.02 इंटू 4 अपॉन 5। ठीक है, 5 टू जा 4 टू जा 8, यानी ये हो जाएगा 0.08 अपॉन 5। अब जब आप 8 को 5 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.016। तो होप सो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपसे कहता है KH वैल्यू आर्गोन, CO2, HCHO, CH4 आर दिस, यानी इन सब की वैल्यू ये है। अरेंज दिस गैसेस इन ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी। गाइस अभी अभी बताया कि KH और सॉल्युबिलिटी यानी मोल फ्रैक्शन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा यानी जिसकी सॉल्युबिलिटी की वैल्यू हाई, जिसकी सॉल्युबिलिटी की वैल्यू हाई उसकी KH कम, और जिसकी KH की वैल्यू हाई, जिसकी KH की वैल्यू हाई उसकी सॉल्युबिलिटी लेस। अब यहां पर दिया क्या है, यहां पर दिया है KH की वैल्यू, तो KH की वैल्यू जिसकी ज्यादा है उसकी सॉल्युबिलिटी कम है, और KH की वैल्यू जिसकी कम होगी उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो सबसे कम KH की वैल्यू यहां कौन सी दिख रही है, मुझे तो ये वाली दिख रही है। अगर ये मुझे ये सबसे कम कौन सी दिख रही है 1.83, और ये किसकी है, आर्गोन की है ये वाली, CO2 की है ये वाली, तो HCHO यानी फॉर्मिक एसिड की है ये वाली। तो फॉर्मिक एसिड की KH वैल्यू सबसे कम है, और हमने पता है कि जिसकी KH वैल्यू सबसे कम उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा, जिसकी KH वैल्यू ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी कम। तो KH वैल्यू जिसकी कम उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, तो HCHO की सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद ये किसकी है, तो ये है आपकी CH4 की, तो इसकी होगी। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, यानी यहां पर दिख रहा है HCHO की सबसे ज्यादा, CH4 की उससे कम, फिर CO2 की है और फिर आर्गोन की है। तो राइट ऑप्शन सी होगा। फिर दोबारा बता दूं, KH यानी KH और सॉल्युबिलिटी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है स्टूडेंट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन का मतलब है कि अगर KH की वैल्यू कम होगी तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो HCHO की सबसे कम KH वैल्यू है इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं। द मोलैलिटी ऑफ प्योर वाटर इज, प्योर वाटर की मोलैलिटी क्या होगी। तो हम देखो मोलैलिटी जो होता है वो क्या होता है, मोलैलिटी को M से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोलैलिटी इज इक्वल टू होता है मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। 1 kg में 1 किलोग्राम में जितने सॉल्यूट के मोल्स डिसॉल्व होते हैं वही उसकी क्या होती है, मोलैलिटी। अब मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, तो मोल्स इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। अब मास कितना है हमारे पास, तो 1 kg के अंदर 1000, मोलर मास कितना होगा 18, तो ये कितने आ जाएंगे 55.55 आ जाएंगे। और पर केजी अगर मैं निकालूं तो 1 से डिवाइड करूं तो भी कितना आएगा 55.55 ही आएगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, मोलैलिटी ऑफ प्योर वाटर इज 55.55।
होप आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 20, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl इन 3 लीटर ऑफ 3m सॉल्यूशन इज। देखिए 3 लीटर NaCl सॉल्यूशन के अंदर जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 3m हो, बताइए कितने मोल्स होंगे। आप एक बात समझिए कि 3m सॉल्यूशन का मतलब क्या है। 3m सॉल्यूशन का मतलब है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 मोल्स डिसॉल्व्ड इन 3 मोल्स डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर, 3 मोल्स डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर। ठीक है, तो 3 मोल्स डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर, यानी 3m का मतलब है, हम ये लिख सकते हैं 3 मोल्स डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर। अब 1 लीटर में 3 मोल्स डिसॉल्व होते हैं NaCl के, तो वो कितने लीटर में पूछ रहा है, 3 में। 1 लीटर में, 1 लीटर में डिसॉल्व होंगे 3 मोल्स। ठीक है, तो 3 लीटर में डिसॉल्व हो जाएंगे बच्चों कितने, 3 इंटू 3। 3 इंटू 3 का मतलब क्या होगा, 3 इंटू 3 का मतलब हो जाएगा 9 मोल्स। तो सीधा से बात है कि इसका आंसर क्या आने वाला है, 9 मोल्स। कैसे कि 3m सॉल्यूशन दिया है और 3m सॉल्यूशन का मतलब है 3 मोल्स डिसॉल्व्ड इन पर लीटर, यानी 1 लीटर में 3 मोल्स डिसॉल्व होते हैं, तो 3 लीटर में 9 मोल्स डिसॉल्व हो जाएंगे। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। What are the values of del H and del V for an ideal solution of two liquids? del H और del V की वैल्यू आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होती है, तो आइडियल, किसी भी आइडियल सॉल्यूशन के लिए del H और del V की वैल्यू यानी चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन वॉल्यूम मिक्सिंग हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट आते हैं, द प्रोसेस यूज फॉर डिसैलिनेशन ऑफ वाटर इज, यानी वाटर का डिसैलिनेशन करने पर कौन सी प्रोसेस यूज होती है। तो हमारे घरों में भी जो प्यूरिफिकेशन होता है, प्यूरिफायर में, वाटर प्यूरिफायर में, वहां भी यही प्रोसेस होती है, और वो कौन सी होती है, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, वाटर को प्योर करने के लिए कौन सी प्रोसेस यूज होती है, रिवर्स ऑस्मोसिस। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा इनमें से सही है। KH इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, KH जो है इंक्रीज होता है टेम्परेचर के इंक्रीज होने से। अगला ऑप्शन दिया है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड डिक्रीज, जो सॉल्युबिलिटी है गैस की, जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से। ये बिल्कुल ठीक है, ये तो यही ठीक हो गया। ठीक है, आगे पढ़ रहे हैं, और ये भी ठीक है। अभी अभी हमने प्रूव किया था कि KH जो है टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ता है, क्योंकि अभी अभी प्रूव किया था ना पीछे एक क्वेश्चन में कि KH और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो पहला वाला भी ठीक है, दूसरा वाला भी ठीक है। अगला KH डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये गलत है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये गलत है। तो इसका मतलब इसके दो ऑप्शन है बच्चों जो राइट होंगे। KH इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर भी सही है, और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर भी ठीक है। तो दो ऑप्शन इसके राइट है। आपको ऐसे भी आ सकते हैं कि अमंग दैम इनमें से कोई दो ऑप्शन राइट है, बताइए कौन से। तो आपको पूरा ऑप्शन पढ़कर देना है। तो इसका आंसर स्टार्टिंग के A और B दोनों होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजोइक एसिड व्हेन डिसॉल्व्ड इन बेंजीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अगर बेंजोइक एसिड को बेंजीन में डालेंगे तो क्या होगा बच्चों। अगर हम बेंजीन का सॉल्यूशन ले रहे हैं और इसके अंदर बेंजोइक एसिड डाल रहे हैं, बेंजोइक एसिड होता है C6H5COOH, इसके अंदर डाल देंगे तो क्या होगा बच्चों, बेंजोइक एसिड बेंजीन के अंदर जाकर डाइमर बना लेता है। डाइमर मीन्स आप समझिए, यानी ये जो C6H6 है, C6H6COOH जो है वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, अब जब ये दूसरे C6H5 से मिलेगा तो एक्चुअल में क्या करेगा जरा देखिए, C सिंगल बॉन्ड OH और डबल बॉन्ड O, तो यहाँ क्या होगा, इस H और इस O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। इसी तरीके से इस H और इस O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, और जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा तो ये एक मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे। इसको बोलते हैं डायमर, यानी डायमर बन जाएगा। दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ने को बोलते हैं डायमर। और जब दो मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं पानी में जाके या किसी सॉल्वेंट के अंदर जाकर जुड़ते हैं तो उसे बोलते हैं एसोसिएशन। क्या हो रहा है वहां पर, एसोसिएशन हो रहा है। अगर वो पानी के अंदर जाकर या किसी सॉल्वेंट के अंदर जाकर ब्रेक हो रहा है तो उसको डिसोसिएशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ ये डिसोसिएट नहीं हो रहा, ये एसोसिएट हो रहा है, जुड़ रहा है। तो अब वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इस कंडीशन के हिसाब से कौन सा करेक्ट है। द बेंजोइक एसिड विल अंडरगो डिसोसिएशन, नहीं जी, डिसोसिएशन माने तो टूटना होता है, वो टूट नहीं रहा है, वो जुड़ रहा है। द बेंजोइक एसिड विल अंडरगो एसोसिएशन, हाँ जी एसोसिएशन हो रहा है। तो ये कौन सा ऑप्शन राइट होगा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 98% H2SO4 बाय मास। ठीक है, यानी आपको डेंसिटी दी है 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, आपको मास परसेंटेज दिया है 98%। ठीक है, आपसे कह रहा है वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ इतने m H2SO4, वॉल्यूम बता दीजिए कितना होगा। जब आपको कॉन्सेंट्रेशन कितनी रखनी हो,
इतनी m रखनी हो। सॉल्यूट कौन है यहाँ पर, H2SO4, और सॉल्यूट का अगर मैं मॉलिक्यूलर मास निकालता हूं तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 98 यूनिट। चलिए, अब हमें पता है कि पानी मिलाकर वॉल्यूम बढ़ाया जा रहा है, तो अभी अभी मैंने बताया था डाइल्यूशन के केस में हम फॉर्मूला लगाते हैं M1V1 इज इक्वल टू M2V2। लेकिन हमारे पास M1 चलिए मोलैरिटी है, हमारे पास वॉल्यूम नहीं है, पहला वॉल्यूम भी नहीं है, दूसरा वॉल्यूम भी नहीं, तो हम क्या करेंगे, पहले हम मोलैरिटी फाइंड करेंगे। तो मोलैरिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास एक डायरेक्ट फार्मूला होता है P इंटू डी इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये होता है। अब P यानी P फॉर परसेंटेज, हमारे पास परसेंटेज कितनी दी है 98, D यानी डेंसिटी हमें कितनी दी है 1.84, इसके बाद हमें क्या दिया है इंटू 10 अपॉन मोलर मास कितना होता है 98, तो इस 98 से 98 कैंसिल आउट हो जाएगा और मोलैरिटी आ जाएगी हमारे पास कितनी, मोलैरिटी आ जाएगी हमारे पास 1.18.4। ठीक है, ये तो आ गई मोलैरिटी। अब ये कौन सी मोलैरिटी है, तो ये तो बच्चों तब की मोलैरिटी है जब हमें ये दिया है, पहली मोलैरिटी है। ये कौन सी मोलैरिटी है, दूसरी मोलैरिटी है। पहला वॉल्यूम कितना है हमारे पास, तो पहला वॉल्यूम हमें 1 लीटर है, दूसरा वॉल्यूम हमें निकालना है। तो अब हम यहाँ क्या फॉर्मूला लगा देंगे, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे M1V1 इज इक्वल टू M2V2, तो मोलैरिटी, पहली मोलैरिटी आपकी कितनी है, जो है आपके पास 0.1, जो आपको पहले से ही गिवन थी। पहला वॉल्यूम आपको कितना था, जो आपको पहले से गिवन था 1 लीटर। दूसरी मोलैरिटी आपने अभी अभी कितनी निकाली 82.4 लीटर। दूसरा वॉल्यूम आपको चाहिए, तो आप यहाँ से V2 को सेपरेट कर दीजिए। तो जब आप यहाँ से V2 को सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.1 अपॉन 18.4। ठीक है, 0.1 अपॉन 18.4, इस पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा 1 अपॉन 18.8 184। जब आप इसको डिवाइड करके लाओगे तो आपका ऑप्शन जाएगा ए, राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल एच मिक्सिंग 0 होता है, डेल वी मिक्सिंग 0 होता है। ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर में से कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर की बात करें तो डेल पी भी यहाँ पर 0 होता है, लेकिन गिब्स फ्री एनर्जी मिक्सिंग 0 नहीं होता है। ये कब होता है, ये कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम पर, और इन्होंने हमसे कहा है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो कौन सा ऑप्शन गलत है, ये डी ऑप्शन गलत है, यानी ये डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इफ मोलैलिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल्ड, द वैल्यू ऑफ के मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के एफ विल बी। अगर मोलैलिटी, किसी सॉल्यूशन की मोलैलिटी को, अगर उसकी मोलैलिटी 1m थी और उसको मोलैलिटी को ले जाकर उसकी डबल कर दी, 2m कर दिया गया, तो बताइए इसका के एफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको बता दूं कि जो मोलैलिटी है वो डिपेंड करती है, वो किस बात पर डिपेंड करती है, डिपेंड ओनली नेचर ऑफ सॉल्वेंट। मोलैलिटी नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है, मोलैलिटी नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है, के एफ पर डिपेंड नहीं करती है। तो अगर आप किसी सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1m से 2m कर दें, या 2m से 4m कर दें, या 10m भी कर दें, यानी मोलैलिटी चेंज करने पर के एफ की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि के एफ एक कांस्टेंट है जो कि सॉल्वेंट की वैल्यू पर डिपेंड करता है। मोलर डिप्लेशन कांस्टेंट फॉर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की वैल्यू में चेंज आएगा तब के एफ की वैल्यू में चेंज आता है। तो यहाँ पर क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, अनचेंज्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच हैज द हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, इनमें से किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट उसका ज्यादा होगा जिसकी डेल टीएफ की वैल्यू लोवेस्ट होगी, डेल टीएफ की वैल्यू लोवेस्ट होगी। और डेल टीएफ की वैल्यू लोवेस्ट उसकी होगी जो पानी के अंदर जाकर लेस नंबर ऑफ आयंस देगा, लेस नंबर ऑफ आयंस देगा। जितने नंबर ऑफ आयंस बोल लें या फिर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बोल लें, जिसका अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम होगा, किसके अंदर, जिसका अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम होगा सॉल्यूशन के अंदर, उसकी फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जिसका डेल टीएफ लोवेस्ट होगा। अब डेल टीएफ लोवेस्ट कब होगा, जब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम होगा। अब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम होगा, देखते हैं किसका कम है। देखिए, ग्लूकोज, ग्लूकोज एक क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है जो आयंस में ब्रेक नहीं होता है। तो ये ग्लूकोज 1 मोल पानी में जब जाएगा तो ये इतना का इतना ही रहेगा, ये आयंस में ब्रेक नहीं होगा। NaCl को डालोगे तो नो डाउट ये NaCl 1 मोल डालोगे, कितने मोल बना देगा पानी में जाके, Na प्लस Cl- 2 मोल। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमें क्या चाहिए, कम, ये तो बढ़ गया। यहाँ CaCl2 जब जाएगा तो ये बनेगा Ca2 प्लस और 2Cl-, ये तो 3 मोल प्रोड्यूस कर रहा है। AlF3 कितना प्रोड्यूस कर रहा है, Al3 प्लस
और 3F माइनस, ये तो 4 मोल 4 मोल प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ तो इसको डालने पर तो सबसे ज्यादा सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ गया, इसको डालने पर भी अमाउंट बढ़ा, इसको डालने पर भी अमाउंट बढ़ा सॉल्यूट का, लेकिन इसको डालने पर सॉल्यूट का अमाउंट नहीं बढ़ा। तो और मैं कह रहा हूं कि फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट उसका होगा जिसका डेल टीएफ लोवेस्ट होगा, और डेल टीएफ लोवेस्ट उसका होगा जिसका सॉल्यूट का अमाउंट कम होगा। तो सबसे सॉल्यूट का अमाउंट किसका कम है? 1m ग्लूकोज का। तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा 28 का फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल इज यूज्ड एज, बच्चों इथाइलिन ग्लाइकोल जो होता है, यानी इथाइलिन ग्लाइकोल होता है आपके पास CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोल। तो ये जो इथाइलिन ग्लाइकोल है ये कैसे यूज किया जाता है? तो बच्चों गाड़ी में रेडिएटर्स में जब हम हाइट्स पर जाते हैं या हिली एरिया पर जाते हैं जहां पर पानी हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है, तो हमें पता है हमारी गाड़ियों में रेडिएटर होता है जिसके अंदर ऑलरेडी पानी भरा होता है। पानी गाड़ी के इंजन को ठंडा रखता है, कूलेंट का काम करता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पर जब गाड़ी पहुंचेगी, ऐसे एरिया में पहुंचेगी, तो पानी फ्रीज हो जाएगा और हमारी गाड़ी बंद हो जाएगी। हम चाहते हैं कि हमारी गाड़ी बंद ना हो, तो हम एक डिप्रेसेंट डाल देते हैं, एंटी फ्रीज डाल देते हैं, जो क्या करता है, जो वाटर को यानी रेडिएटर को में जो पानी है उसको फ्रीज नहीं होने देता। ठीक है, तो इथाइलिन ग्लाइकोल एक एंटी फ्रीज की तरह काम करता है। तो इथाइलिन ग्लाइकोल क्या है? एक बहुत अच्छा एंटी फ्रीज है जो गाड़ियों में यूज होता है, गाड़ी के रेडिएटर्स में यूज होता है, ताकि उसके अंदर जो वाटर है वो क्या हो जाए, वो सॉलिड में कन्वर्ट ना हो, यानी बर्फ ना बने और रेडी गाड़ी हमारी चलती रहे। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर टेक लेस कॉमन सॉल्ट वाई, एक व्यक्ति है जिसको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, तो उससे कहा जाता है कि आपको कम नमक खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चों कम नमक खाने से क्या होगा कि अगर उसका ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर वो एक व्यक्ति है, अगर वो ज्यादा नमक खाएगा तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बॉडी में बढ़ जाएगा, और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे इसलिए उसे कहा जाता है कि कम नमक खाया जाए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा विच इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, क्योंकि ज्यादा नमक जो होता है ब्लड में क्या बढ़ा देता है? ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा देता है, इसलिए उसको कहा जाता है कि आप कम नमक खाइए ताकि ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर ना बढ़े और आपका ब्लड प्रेशर ना बढ़े। आगे बढ़ते हैं। मटेरियल यूज टू मेक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बच्चों जब ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है तो हमें पता है ऑस्मोसिस की प्रोसेस में बीच में हम क्या लगाते हैं? SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किस चीज की बनी होती है? तो बच्चों ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सेल्यूलोज एसीटेट की बनी होती है। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सेल्यूलोज एसीटेट की बनी होती है और पोटेशियम फेरोसाइनाइड की भी बनी होती है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड की भी बनी होती है, लेकिन हमारे ऑप्शन में पोटेशियम फेरोसाइनाइड नहीं है। हमारे ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है? सेल्यूलोज एसीटेट। तो हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? सी के साथ। आगे है व्हाई डू डॉक्टर्स एडवाइस गार्गल बाय सलाइन वाटर इन केस ऑफ थ्रॉट, यानी डॉक्टर कई बार हमें कहते हैं कि हमें जो गरारे करने चाहिए गले को आराम देने के लिए, वो कैसे करने चाहिए? नमक के पानी से करने चाहिए। ऐसा क्यों? तो नमक के पानी जो होता है बच्चों एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो होता है, जो हमारे गले में खराश होती है, इरिटेशन होती है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से वो जो इरिटेशन है वो बाहर आ जाती है, कम हो जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, सलाइन वाटर इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इरिटेशन कम आउट, जिसकी वजह से क्या होता है? इरिटेशन बाहर आ जाती है अगर हम गरारे करते हैं नमक के पानी से। ठीक है, आपको ध्यान रखना है सलाइन वाटर कैसा होता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है। आगे बढ़ रहे हैं। मेजरमेंट ऑफ विच कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज प्रेफर्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन एंड पॉलीमर्स, प्रोटीन्स और पॉलीमर्स के मॉलिक्यूलर मास को फाइंड करने के लिए कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज की जाती है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान देना चाहिए ओस्मोटिक प्रेशर। ओस्मोटिक प्रेशर एक ऐसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो मैक्रोमोलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर मास को फाइंड करने के लिए यूज की जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, ओस्मोटिक प्रेशर। आगे कहता है टू लिक्विड्स ए एंड बी एट 145 डिग्री सेल्सियस एंड 190 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली, विच ऑफ देम हैज ए हायर वेपर प्रेशर। आप एक बात समझ लीजिए, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जिस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट लेस होता है, उसका वेपर प्रेशर हाई होता है, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, जिस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, उसका वेपर प्रेशर लो होता है। ठीक है, उसका वेपर प्रेशर क्या होता है? लो होता है। ठीक, तो अब देखो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, और ये बॉइलिंग पॉइंट कम किसका है? ए का। तो अगर ए का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा।
बॉइलिंग पॉइंट अगर कम है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। तो वो यही पूछ रहा है ए बी में से वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, तो नो डाउट ए का ज्यादा होगा। ये आपको रिलेशन ध्यान रखना है। मोर द बॉइलिंग पॉइंट लेसर विल बी द वेपर प्रेशर, मोर द लेस द बॉइलिंग पॉइंट हायर विल बी द वेपर प्रेशर। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, कंसीडर द फिगर एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। देखिए ये आपको फिगर बनाया हुआ है, यहाँ एसपीएम लगाई गई है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और यहाँ फ्रेश वाटर है, और यहाँ सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। तो देखो फ्रेश वाटर का मतलब यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, और प्योर सॉल्वेंट यहाँ यानी यहाँ पर सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हाई। यहाँ पर सॉल्वेंट के साथ सॉल्यूट भी है, जिसकी वजह से यहाँ सॉल्वेंट की, पानी की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, लो। उसे देखकर देखना है कि हो क्या रहा है। वो कह रहा है वाटर विल मूव फ्रॉम साइड ए टू बी, साइड ए से वाटर बी की तरफ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि साइड ए तो सॉल्वेंट के हाइयर सॉल्वेंट है, यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है, कॉन्सेंट्रेशन हाई है, ठीक है। तो सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन जहाँ लो होती है वहां से जाता है, तो ये वाला तो गलत ही हो गया। वाटर विल मूव फ्रॉम साइड बी टू ए, हाँ जी, बी से ए जा सकता है, क्योंकि यहाँ सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम है और यहाँ सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। इफ अ प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन पिस्टन, हाँ, तो ये ऑप्शन मुझे बिल्कुल ठीक दिख रहा है, इसका राइट ऑप्शन बी ही होगा, ठीक है। तो बी से ए जाएगा अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा देंगे, ठीक है। तो होप सो आपको आज के क्वेश्चंस बहुत अच्छे समझ आए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसको आपको डाउट को क्लियर करने का पूरा कोशिश करूंगा। और नेक्स्ट पार्ट 2 में सॉल्यूशन के हम लोग डिस्कस करेंगे असर्शन रीजन। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, एक रिक्वेस्ट और, कि आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि दूसरे बच्चे भी इसका क्या कर सकें, इसकी एडवांटेज ले सकें। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।